दोस्तों टारगेट स्टडी है क्योंकि आज के करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का तहे दिल से मैं सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का जो करंट अफेयर्स था, जो कि डिस्काउंट में आपको मात्र 100 रुपीज़ का दिया जा रहा था, उसके लिए कल की डेट में लगभग 1200 लोगों के पेमेंट जो हैं वो सक्सेसफुल हो गए हैं। उन सभी को पीडीएफ भेज दिया गया है। साथ ही साथ में लगभग 350 के आस में ऐसे पेमेंट हैं जो कि ट्रांजैक्शन फेल हो गए हैं। आपको बता देता हूँ, ये जो जिन लोगों के ट्रांजैक्शन फेल हो गए हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कल पेमेंट नहीं हो पा रहा था। इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चाहें तो आज पेमेंट कर सकते हैं। आज आपको आराम से पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, उससे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप भी चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बना है कि भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, की राष्ट्रीय सूची का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रहलाद सिंह पटेल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रहलाद सिंह पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, प्रहलाद सिंह पटेल का फ़ोटो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो आंसर देखने से कोई फ़ायदा नहीं। देखो यहाँ पर एक टर्म यूज़ हो रहा है, एक हम लोग यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से एक राष्ट्रीय सूची तैयार करी जा रही है। किस चीज़ की सूची? सूची तैयार करी जा रही है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, यानी कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उनकी एक राष्ट्रीय सूची तैयार करी जा रही है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ठीक है, सांस्कृतिक विरासतों की ये जो सूची है, इसको प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा तैयार, इसका शुभ आरंभ किया गया है। दोस्तों कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझ लेंगे तो बेहतर होगा। अब यहाँ पर आप इसकी फ़ोटो देख सकते हैं। ये सारे जो प्रोग्राम हैं सांस्कृतिक चीज़ों से रिलेटेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आते हैं। और इस समय इसको कौन देख रहा है? प्रहलाद सिंह पटेल इसको देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल लिस्ट फॉर इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, ICH के नाम से इसको जानते हैं। ये पूरी लिस्ट है जिसको प्रिपेयर किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि भारत सरकार की तरफ से एक पहल शुरू करी गई थी जिसका नाम है संस्कृति मंत्रालय के विज़न 2024। उसी के तहत इस लिस्ट को प्रिपेयर किया जा रहा है, जिससे कि इसका उद्देश्य है कि भारतवर्ष में जितनी भी सांस्कृतिक विरासत हैं उनके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके लिए अट्रैक्ट किया जाए, सो दैट देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ऐसे स्थानों को एक ख्याति प्रदान करी जा सके। अच्छा, इसका शुभारंभ किया है प्रहलाद सिंह पटेल ने। ये प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? ये इस समय भारत के संस्कृति राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास में, इस वजह से इन्होंने ही इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, सरकार की एक स्कीम है जिसका नाम है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स स्कीम के तहत ऋण चूक के मामले में ऋणदाता की हानि का जो कवरेज होता है उसको 50% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। दोनों, दूसरा क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से समझना, एग्जाम में जो चीज़ पूछी जाएगी वो मुझे करानी ही पड़ेगी, चाहे वो टफ हो जितना भी ज़्यादा। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, सरकार ने अनाउंस किया है कि जितनी भी बैंक्स होती हैं या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, ये छोटी छोटी मात्रा में जो माइक्रो लोन प्रोवाइड करते हैं, ये माइक्रो यूनिट्स को जो फंड पैसा देते हैं, उस केस में मान लो कोई एक ऐसे व्यक्ति को आपने पैसा दे दिया जिसका पैसा बर्बाद हो गया, जो आपके पैसा वापस नहीं कर पा रहा है। उस केस में जिस भी इंस्टीट्यूट ने उसको पैसा दिया होगा वो तो सोचेगा कि मैं इसको पैसा क्यों दूँ। तो सरकार एक स्कीम लेकर आई थी, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। उसके अनुसार अगर आपका पैसा किसी के पास आपने दिया, वो बर्बाद हो गया है, तो उस केस में बर्बाद हुए पैसे का
50% जो है वो सरकार देगी, लेकिन उसी परसेंटेज को बढ़ाकर 50 से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 50 से बढ़ाकर इसको 75% कर दिया गया है। बैंकिंग का एग्जाम जिन लोगों ने भरा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूनाइटेड किंगडम की 122 वर्ष पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी जिसका नाम है नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? तो भारत की कंपनी टीवीएस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में भारत की कंपनी टीवीएस ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी कंपनी जिसका नाम है नॉर्टन, इसका अधिग्रहण कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, टीवीएस और नीचे आपको नॉर्टन दिख रहा होगा। ये नॉर्टन कंपनी का एक बाइक आपको दिख रहा है जिसको ये टीवीएस मोटर ने एक्वायर कर लिया है। टीवीएस का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों यानी कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार हो जाने पर कितने रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है? तो यहाँ पर बता दूँ, जितने भी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी होते हैं उनको अगर नौकरी के समय पर कोविड-19 का अगर वो शिकार हो जाते हैं तो उस केस में सरकार ने अनाउंस किया है कि उनको 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रदान किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय जो डाकघर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस समय ना चिट्ठियाँ डालने का काम तो कर नहीं रहे हैं, इस समय वो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट की जो भी स्कीम के तहत घर में जो राशन प्रोवाइड किया जा रहा है उसको पहुंचाने का काम इस समय वो लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग ने वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक आयोजित करने का फैसला किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूके। भारत का जो यूके में उच्चायुक्त तो बैठा हुआ है उसने भारत के साथ में भी एक वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 सम्मेलन बैठक वो ऑर्गेनाइज करी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बैठक का उद्देश्य क्या है? इस बैठक का उद्देश्य है कि ब्रिटेन सरकार के द्वारा किस प्रकार से लोगों को कोविड-19 से फाइट करने के लिए गाइड किया जा रहा है। इन सभी चीज़ों को ब्रिटेन सरकार से जो भी चीज़ें सीखने को मिली हैं, सारी पॉजिटिव चीज़ों को भारत सरकार के साथ में साझा करना है सो दैट हम उसी अकॉर्डिंग प्लान कर सकें, क्योंकि ब्रिटेन में बहुत व्यापक रूप से कोविड-19 फैल चुका है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में चल रहे केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? तो इस समय जो केंद्रीय आयुष मंत्री हैं उनका नाम है श्रीपद नाइक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केंद्रीय आयुष मंत्री हैं श्रीपद नाइक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसका फोटो दिखा देते हैं। ये इस तरीके से आप फोटो देख सकते हैं। देखो इस समय ये आयुष मंत्रालय न्यूज़ में क्यों चल रहा है? आयुष मंत्रालय न्यूज़ में इस वजह से चल रहा है। सो गाइस एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है। इस समय केंद्रीय आयुष मंत्री हैं ऑप्शन नंबर सी श्रीपद नाइक। हम डिस्कस कर रहे थे कि ये इस समय न्यूज़ में क्यों चल रहा है। देखिए ये जो मंत्रालय है आयुष मंत्रालय, ये इस समय न्यूज़ में इस वजह से चल रहा है क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया है जो इसी मंत्रालय से रिलेटेड है। अब ये अनाउंसमेंट क्या है? इस अनाउंसमेंट में ये है कि चर्चा में इस वजह से है कि हम कोविड-19 के उपचार के लिए हम रुख देख रहे हैं आयुर्वेद का और पारंपरिक चिकित्सा का। ठीक है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी एक टास्क फोर्स का गठन किया है। समझना पूरी बात को, अभी हाल ही में मोदी जी ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो इस चीज़ को एनालाइज करेगी क्या कोविड-19 के उपचार के लिए भारत की जो पुरानी पद्धतियां हैं जिसको आयुर्वेद और जितनी भी पारंपरिक चिकित्सा विधियां हैं उसका वैज्ञानिक मान्यता क्या है। तो यहाँ पर अभी जब से ये चीज़ अनाउंस हुई है लगभग 2000 के आसपास में प्रपोजल्स आ चुके हैं और अभी मोदी जी ने अनाउंस किया है कि ICMR जो इंस्टीट्यूट है वो इस चीज़ को एनालाइज कर रहा है, इस चीज़ को कि कौन सा इन 2000 में से कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कि साइंटिफिकली इस बीमारी के लिए उपचार के लिए सही साबित हो सकते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो हम सभी लोगों के लिए बड़ी प्राउड की बात होगी कि हम अपने आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा से कोविड-19 को मात दे सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि विश्व आवाज़ दिवस
किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व आवाज़ दिवस जो है ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, दोस्तों आपको मेरी आवाज़ कैसी लगती है जिस समय मैं वीडियो बोलता हूँ? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बता सकते हैं, मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आवाज़ दिवस 2020 की थीम क्या है? थीम इस समय ज़्यादा पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो इस बार की जो थीम है वो है फोकस ऑन योर वॉइस। अपनी वॉइस पर फोकस कीजिए। तो फोकस ऑन योर वॉइस जो है इस बार के आवाज़ दिवस 2020 की थीम है। जैसा कि आप इसका फोटो देख सकते हैं, प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे मनाया जाता है, जिसकी इस बार थीम है फोकस ऑन योर वॉइस। ये इसकी थीम इस बार हो जाएगी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे है ये प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स जो कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर 14 अप्रैल इसका राइट आंसर होगा, इमेज में थोड़ा गलत लिखा है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे की बात करी जाए तो वो प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार यानी कि 2020 में जो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे है मनाया गया है उसकी थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वो है गणित हर जगह, मैथ्स एवरीवेयर, गणित हर जगह। ये इस बार की थीम रखी गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब शुरू करते हैं अपना स्टैटिक जीके वाला पोर्शन। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा पिछले 3 दिनों से हम लोग एक स्टैटिक जीके का पोर्शन भी स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग ऐसे वाले स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि आजकल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। करंट के जीके से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके होता है उसको कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले देखो, अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ITTF, ठीक है। तो ये जो निकाय है ITTF इस समय न्यूज़ में चल रहा है। तो इंटरनेशनल, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखो, ITTF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। उसके बाद में है सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर में आता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद में है मिस्र शहर है एक, उसकी राजधानी है काहिरा और वहाँ की मुद्रा है मिस्र पाउंड। एक एक चीज़ पढ़ते चलेंगे तो आपको ये भी तैयार होता चलेगा। BCCI भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल, BCCI इस्टेब्लिश हुआ था 1928 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। उसके बाद में है AIIB। तो AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 को और इसका हेडक्वार्टर स्थित है बीजिंग, चाइना में, ठीक है। आगे चलते हैं। इराक देश इस समय न्यूज़ में चल रहा था, पिछले महीने काफ़ी चला था अमेरिका के साथ में जब क्लैश हो रहा था। तो इराक देश के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल है बगदाद और इसकी मुद्रा है दिनार, अच्छे से याद कर लेना, इराक की मुद्रा है दिनार। इसके बाद में ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापित हुआ था 15 जून 1909 को और इसका हेडक्वार्टर स्थित है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। आगे चलते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। खजुराहो का मंदिर समूह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में है। इसके बाद में खंगचेंद्रजोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सिक्किम में। ये सारे वो सारे पॉइंट्स करवा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि करंट में चल रहे हैं।
दोस्तों अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रहलाद सिंह पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है कि क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स के लिए ऋणदाताओं की हानि को 50% की कवरेज से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 75% कवरेज इसको कर दिया गया है। उसके बाद में हाल ही में किसने यूनाइटेड किंगडम की 122 वर्ष पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा टीवीएस ने कर लिया है। भारत सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों के लिए कितना मुआवजा देने की घोषणा करी है? तो इसको किया है 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा कर दी है। उसके बाद में है किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग ने वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक आयोजित करने का फैसला किया है? तो यूके में स्थित भारतीय ने किया है। केंद्रीय आयुष मंत्री इस समय कौन है? तो श्रीपद नाइक केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। विश्व आवाज दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व आवाज दिवस 2020 की थीम क्या है? वो है फोकस ऑन योर वॉइस। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे किस दिन मनाया जाता है? 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है गणित हर जगह। इस बार की थीम है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से प्यार देते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।